हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक और लेक्चर में। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में अगर मैं बात करूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोटिस्टा को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कब इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, एंड इस किंगडम में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। हम ये जानेंगे कि प्रोटिस्टा को किस बेसिस पे क्लासिफाई करा गया और फिर उन ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, चाहे वो आपका क्लास 11th का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट एग्जामिनेशन हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोटिस्टा को किस किंगडम में इंट्रोड्यूस करा गया था, तो जब हमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जिसमें हमने बात करा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें 2 किंगडम मिले थे, जो कि एक थे प्लांटेई और दूसरे कौन से थे? एनिमेलिया। वहीं जो प्रोटिस्टा है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो प्रोटिस्टा को कब क्रिएट करा गया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को क्रिएट करा गया था। वहीं ये पहले यूकैरियोटिक किंगडम है। जो प्रोटिस्टा है वो हमारा पहला यूकैरियोटिक किंगडम होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम जो मोनेरा पढ़ते हैं उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, या फिर ये कह सकते हो आप कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मोनेरा में एक अकेले जो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इसीलिए जो प्रोटिस्टा है वो हमारा फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम है। और अगर इसमें मैं पूछूं कि क्या चीज है, अगर ये यूकैरियोटिक किंगडम है, तो इनमें ऐसे क्या प्रॉपर्टीज है जो इनको बाकी अदर मेंबर से अलग करती है? तो इनकी जो वो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें सारे के सारे, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे। कैसे थे? सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे। क्योंकि आप 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वहां पे भी क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई, वहां पे भी नए किंगडम इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन वहां पे जो यूकैरियोटिक किंगडम थे, वहां पे जो यूकैरियोटिक किंगडम थे वो मल्टी सेलुलर थे। लेकिन आप जो प्रोटिस्टा पढ़ते हो इसमें हम जितने भी ऑर्गेनिज्म रखते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम कुछ इनके बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस किंगडम के कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हम रखेंगे सारे के सारे कैसे होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। अब क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास एक अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये एक सेल है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास इस तरीके से एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये अंदर का आप जितना भी पोर्शन देख रहे हो, ये अंदर का आप जितना भी पोर्शन देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ठीक है, वो फाउंड होता है। वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल पे या प्रोटिस्टा पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब इनके अगर मैं हैबिटाट की बात करूं, हैबिटाट मतलब इनके घर की बात करूं कि ये कहाँ रहते हैं, इनके घर की बात करूं,
तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं वो ज्यादातर पानी में रहते हैं। अब देखो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें ज्यादातर चीजें लर्न करने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको जो समझने का पोर्शन है वो आपका फंगस में आता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ याद करने वाली हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जब हमने बैक्टीरिया में बात करी थी, जब हमने किस में बात करी थी, हमने बैक्टीरिया की बात करी थी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जब मैंने बैक्टीरिया की बात करी थी, जब मैंने बैक्टीरिया की बात करी थी, तो हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मोनेरा में, अगर मैं बैक्टीरिया बात कर रहा हूं तो बैक्टीरिया कहाँ प्लेस होता है, मोनेरा में प्लेस होता है। यानी कि मोनेरा में जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी वो कैसा था, वो था प्रिमिटिव टाइप, वो था प्रिमिटिव टाइप। और हमने कहा था कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसा होता है, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर प्रोटिस्टा में, अगर प्रोटिस्टा में ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है, पहला, कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट हो, क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमिट बनना तो भाई देखो मस्ट है। फ्यूजन ऑफ गैमिट हो, वो गैमिट आपस में फ्यूज भी करने चाहिए, फ्यूजन ऑफ गैमिट हो, जाइगोट फॉर्मेशन हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, या कह सकते हो दो सेल इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये चारों बातें पाई जाती है, जिन ऑर्गेनिज्म में ये चारों बातें पाई जाती हैं कि वहां पे गैमेट बन रहा है, गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, और दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उन ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके लिए बैक्टीरिया की, किसकी बात करूं मैं, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया में हमने देखा था ना तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट हो रहा था, ना ही फ्यूजन ऑफ गैमिट हो रहा था, ना ही जाइगोट बन रहा था, और दो पेरेंट भी इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए हमने बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन था या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको फॉल्स टाइप कहा था। तो अब यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वहां पे हमने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला। तो वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं। बेसिकली बेसिकली बैक्टीरिया में कुछ वेरिएशन देखे जाते हैं कुछ मेथड्स के द्वारा, और वेरिएशन की वजह से ही उन मेथड को हम पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसको हमने प्रिमिटिव टाइप कहा था। तो आई होप आपको क्लियर है कि फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड हमारा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब अगर हम बात करें इनकी आगे, तो इनमें से कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास फ्लैजिला होता है, और कुछ के पास सीलिया होता है, एंड कुछ के पास दोनों ही होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो, हमने फ्लैजिला के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीलिया, तो सीलिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सीलिया नहीं पाया जाता। आप याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, क्या मैंने आपको वहां पे कोई सीलिया जैसी चीज बताई थी, नहीं बताई थी। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे मैंने आपको फ्लैजिला बताया था, वहां पे मैंने आपको पिलाए बताया था, वहां पे आपको मैंने फिम्ब्रिए बताया था, वहां पे लेकिन मैंने सीलिया नहीं बताया था। क्यों, क्योंकि जो सीलिया होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। इतना क्लियर है आपको, देखिए इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं बात करूं इनमें राइबोसोम की, तो इनमें जो राइबोसोम होता है वो एटीएस होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। दिस किंगडम हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री। अगर मैं इस किंगडम की बात करूं तो इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम देखो कुछ रीजंस की वजह से बोलते हैं। क्यों? अगर मैं आपको, जब हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इनके क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वहां पे पढ़ोगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। अब ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये प्लांट से सिमिलैरिटी रखते हैं। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो प्लांट से सिमिलैरिटी रखते हैं। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या कहते हैं, यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो एनिमल से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम क्या बात कर रहे थे, देखो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं हमारे, और जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट से सिमिलैरिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्लाइम माउल्ड की, मैंने पिछली बार यूग्लिना गलती से लिख दिया था। किसकी बात करते हैं? स्लाइम माउल्ड्स की। तो स्लाइम माउल्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो जो स्लाइम माउल्ड्स होता है ये फंगस के साथ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, यानी स्लाइम मॉल्ड्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो फंगस की तरह होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोटोजोन्स की, किसकी बात करूं, प्रोटोजोन्स की बात करूं, तो प्रोटोजोन्स की जो सिमिलैरिटी होती है वो होती है एनिमेलिया से। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वो प्लांट से भी सिमिलर है, प्लांट से भी सिमिलर है, फंगस से भी सिमिलर है, एनिमल से भी सिमिलर है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो आप पढ़ते हो क्लैडोमोनास के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो आप? क्लैमिडोमोनास के बारे में। अब देखो, क्लैमिडोमोनास के बारे में आप पढ़ते हो प्लांट किंगडम में। कहां पढ़ते हो? प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो एल्गी से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। बट जो क्लैडोमोनास होता है ये एक सिंगल सेल का यूकैरियोट होता है। ये एक सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है। तो अगर ये एक सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, तो इसको हमें कहां प्लेस करना है? प्रोटिस्टा में प्लेस करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले कि हम क्लैडोमोनास को कहां रखते हैं, तो हम क्लैडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखते हैं। और ये बात एनसीईआरटी ने आपको स्टार्टिंग में ही जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया है तो वहां पे बता दिया है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। एंड आपको आई होप ये भी क्लियर हो गया कि इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें जो हमने मेंबर्स रखे हैं उसमें कुछ मेंबर्स प्लांट की तरह हैं, कुछ फंगस की तरह हैं, एंड कुछ एनिमल्स की तरह है, ठीक है। चलिए, अगर हम इनकी आगे बात करें तो इनको रिगार्ड एज एंसेस्टर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा क्या है? ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स है। इसी से बाकी जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आप पढ़ते हो, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आप पढ़ते हो, जैसे कि प्लांट, है ना, एनिमल, फंगस, जितने भी आप मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पढ़ते हो, सब ना सब, प्लांट, एनिमल, फंगस, ये सब या ये तीनों इस एक प्रोटिस्टा से ही क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। इस एक सिंगल सेल यूकैरियोट से ही इवॉल्व हुए हैं। इसलिए प्रोटिस्टा को हम कई बार कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं बिटवीन मोनेरा एंड अदर ऑर्गेन, अदर किंगडम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो प्रोटिस्टा है इसी से बाकी सारे, मतलब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसी से बाकी सारे मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए। इसलिए हम जो प्रोटिस्टा में मेंबर होते हैं इनको एंसेस्टर मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? एंसेस्टर, यानी कि पूर्वज मानते हैं जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का।
चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। प्रोटिस्टा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं था। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे क्लासिफिकेशन से। तो हम क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन करा ये किस बेसिस पे करा। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में। अब प्रोटिस्टा में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, और वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो न्यूट्रिशन पे बेस होता है कि उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जा रहा है। वो ऑटोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉप में भी कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक है या फिर पैरासिटिक है या फिर होलोजोइक है, इसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की। तो देखो इनका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाएंगे। एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा में, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं वो एज अ डीकम्पोजर काम करते हैं, एज अ डीकम्पोजर काम करते हैं और रिलीज करते हैं एंजाइम, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं होलोजोइक या फिर पैरासिटिक की, तो इसमें हमारे प्रोटोजोन्स आते हैं। इसमें हमारे क्या आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, और ये क्या करते हैं, चीजों को होस्ट से खाना लेके खाते हैं, या फिर अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में हम क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे। एंड क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो इनके पास क्लोरोफिल ए कंपलसरी होगा, यानी इन तीनों के पास क्लोरोफिल ए पाई जाएगी। ये चीज अपने मन में बिठा लेना कि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं उनके पास क्लोरोफिल ए पाई जाएगी, चाहे वो क्राइसोफाइट्स हो, चाहे वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हो, चाहे वो यूग्लिनोइड्स हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा पे। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। ये अपना खाना कैसे लेते हैं कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करेंगे, वहां से फूड लेंगे। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये जब हम स्लाइम माउल्ड को पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्लाइम माउल्ड। होलोजोइक या पैरासिटिक की बात करें तो इसमें प्रोटोजोन्स आप पढ़ोगे। चलिए, दिस क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे मैंने बात भी लिखी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है किस चीज पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। किस पे बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात आप याद रखना कि जो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन करते हैं हम फर्दर, वो किस बात पे बेस होता है, न्यूट्रिशन पे। यूग्लिनॉइड हैव सम सिमिलैरिटी विद एल्गी। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके पास कुछ सिमिलैरिटी देखी जाती है एल्गी के साथ, या फिर कह सकते हो हाइयर प्लांट्स। एनसीईआरटी एक टर्म यूज करती है हाइयर प्लांट्स। एल्गी ना लिख के आप हाइयर प्लांट्स भी लिख सकते हो। आप हाइयर प्लांट्स भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो यूग्लिनॉइड होते हैं ना उनके पास क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, साथ ही साथ इनमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है जो कि हाइयर प्लांट्स की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं एल्गी और हाइयर प्लांट्स के साथ। यहाँ पे एल्गी क्यों लिखा है, क्योंकि जो ग्रीन एल्गी होती है, जब आप पढ़ोगे ग्रीन एल्गी, उनमें भी क्लोरोफिल बी पाया जाता है। प्रोटोजोन्स हैव सम सिमिलैरिटी विद एनिमेलिया। और जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमेलिया के साथ भी सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सबसे पहले, क्राइसोफाइट्स की। किसकी बात करते हैं, क्राइसोफाइट्स की। चलिए हम किस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्राइसोफाइट्स का मतलब क्या है, तो देखो क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड। क्राइसो का मतलब क्या होता है, गोल्ड। एंड फाइट्स मतलब होते हैं प्लांट्स।
यानी कि गोल्डन प्लांट्स। अब हम गोल्डन प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गोल्डन एल्गीज को इंक्लूड करा जाता था, जिनको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। बट अब ये जो गोल्डन एल्गी हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ज्यादातर डिस्कशन करेंगे वो हम डायटोम्स के बारे में करेंगे। डायटोम्स क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्राइसोफाइट्स में प्लेस करा जाता है। तो क्राइसोफाइट्स में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। एक तो आपके डायटम्स और आपकी गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स कहते हैं। चलिए, हैबिटाट की बात करें, सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? एंड ये चीज याद रखना क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, साथ ही साथ मरीन वाटर में। यानी कि ये जो मीठा पानी होता है, जैसे नदी का पानी हो गया, किसी तालाब का पानी हो गया, वैसे उसमें पाए जाएंगे। और मरीन वाटर में यानी कि जो खारा पानी होता है, जैसे समुंदर का पानी, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इनके सेल वॉल की बात करूं तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। एंड साथ ही साथ इन पे सिलिका का डिपोजिशन भी होता है। सेल वॉल पे सिलिका का भी डिपोजिशन होता है। सेल वॉल सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। होता ये है कि जो सेल वॉल होती है, जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सेल वॉल है ये कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे दो ओवरलैपिंग शेल होते हैं। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक शेल ये पूरा है, एक शेल ये पूरा है। तो ये ओवरलैपिंग शेल होते हैं। एंड इस ओवरलैपिंग शेल की वजह से ये एक सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। एंड कुछ टीचर जो है स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं ताकि बच्चों को सोप बॉक्स और अच्छे से क्लियर हो जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से चाहे स्ट्रक्चर दे। एंड ये तो क्योंकि एक इमेज है तो ये तो ऑर्गेनिज्म है ही है, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे होता क्या है, ये सेलुलोज होती है, सेलुलोज के ऊपर सिलिका की थिकनिंग होती है, सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल होती है ये काफी हार्ड हो जाती है। ठीक है, काफी हार्ड हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और किसकी बात करते हैं, इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सिलिका इज इनडेस्ट्रक्टिबल। अगर हम बात करें सिलिका की, तो सिलिका को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिलिका को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ड्यू टू विच इट डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। अब क्योंकि सिलिका को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब ऑर्गेनिज्म खत्म होगा, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, तो सिलिका को तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये ओशन है, ये ओशन है, तो ओशन के बेस पे इस ओशन के बेस पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से डिपोजिट हो जाएगा। ये सारा सिलिका क्या होगा, बेस पे, चाहे वो नदी का बेस हो, ओशन का बेस हो, जहां पे भी वो पाए जाएंगे वहां पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा। एंड जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे को हम नाम देते हैं डायएटोमिशियस अर्थ। क्या नाम देते हैं, डायएटोमिशियस अर्थ। एंड इस डायएटोमिशियस अर्थ को हम कई जगह यूज करते हैं, इसको हम कई जगह यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, कि डायटोमिशियस अर्थ को हम यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में एंड सिरप मेकिंग में। कुछ सिरप बनाए जाते हैं जिसमें हम इस डायटोमिशियस अर्थ को डालते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। अब अगर फ्लैजिला नहीं है, अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है, नॉन मोटाइल है। बट क्योंकि ये नॉन मोटाइल हैं, बट ये मूव करते हैं वाटर करंट की मदद से। ये किसकी मदद से मूव करते हैं, वाटर करंट की मदद से मूव करते हैं। इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, प्लैंकटन। क्या बोला जाता है, प्लैंकटन बोला जाता है। अगर पिगमेंट की बात करें, मैंने आपको बताया पिगमेंट इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए। स्टोरेज की बात करें
कि फूड को ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो फूड होता है उसको ये स्टोर करते हैं क्राइसोलैमिनेरियन की फॉर्म में। क्राइसोलैमिनेरियन की फॉर्म में फूड को ये स्टोर करते हैं। बेसिकली लैमिनेरियन एक फॉर्म ऑफ स्टार्च है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ स्टार्च है। तो ये उसको फूड को स्टोर करते हैं क्राइसोलैमिनेरियन की फॉर्म में। इंपॉर्टेंस क्या है, इनको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, सीरम मेकिंग में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2 साल में, कि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन में। जो क्राइसोफाइट्स हैं, याद रखना, जो क्राइसोफाइट्स हैं जो क्राइसोफाइट्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं हमारे ओशंस में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोड्यूसर से मेरा मतलब अच्छा यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, तो प्रोड्यूसर से मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर फूड मेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, नहीं तो आप प्रोड्यूसर वो मूवी वाला प्रोड्यूसर समझ लो। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो फोटोसिंथेसिस की रिस्पेक्ट में, कि ये ओशंस में जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। किसकी बात करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स की। ये मैंने एक आपको डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर बना रखा है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली नॉक्ट्यूलिया का। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मोस्टली मरीन होते हैं। अब देखना मैं साइड वाइज कंपैरिजन भी करता जाऊंगा। जब हमने बात करी थी क्राइसोफाइट्स की, किसकी बात करी थी, क्राइसोफाइट्स की, तो जो क्राइसोफाइट्स थे वो मरीन में भी पाए जाते थे प्लस फ्रेश वाटर में भी पाए जाते थे। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो होती है उस पे स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है। बेसिकली ये क्या होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, बीच में फ्रो प्रेजेंट होते हैं, बीच में क्या होते हैं, फ्रो प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इनकी सेल वॉल होती है, इस तरीके से इनकी सेल वॉल होती है। अब इस सेल वॉल पे यहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इस तरीके से सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्टिफ सेलुलोज की एक प्लेट देखी जाती है। ठीक है, ये ऐसे होती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट। एंड ये स्टिफ सेलुलोज प्लेट क्या करती है, फ्रो का फॉर्मेशन करती है। ये देख रहे हो, ये गड्ढा सा बन गया, इसी को हम बोलते हैं फ्रो। तो ये स्टिफ सेलुलोज क्या करती हैं, फ्रो का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो फ्रो होती हैं, ये जो फ्रो होती हैं ये 2 तरीके की होती है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लो, एंड ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्लो। ठीक है, ये जो होती है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, ये जो होती है ये होती है ट्रांसवर्स फ्लो। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला 2 होते हैं और दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फ्लैजिला होता है, यहाँ पे फ्लैजिला इस तरीके से होता है, इस तरीके से फ्लैजिला होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 2 ही होंगे। अगर ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, लेफ्ट होगा तो राइट नहीं होगा, क्योंकि होंगे तो 2 ही होंगे। एंड ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, एक अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है तो दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा। तो आई होप ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम पिगमेंट की बात करें तो इन पे जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड आर फाइकोअर्थरीन। कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड आर फाइकोअर्थरीन। एंड इनमें जो स्टोरेज होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, इनमें जो स्टोरेज होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको देखो फ्रो दिख रही है, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं। ये देखो ये आपको फ्रो दिख रही है, ये आपको फ्रो दिख रही है, और ये रहा इनका फ्लैजिला। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो एक फ्लैजिला ये रहा, एंड इसकी जो फ्लो होती है वो यहाँ पे यूं होती है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देखिए उसका मैंने थोड़ा डायग्राम भी बनाया आपको समझाने के लिए, बट ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ग्वानोलेक्स, अब ग्वानोलेक्स क्या है? ग्वानोलेक्स एक हमारा क्या है? ग्वानोलेक्स हमारा एक डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये काफी तेजी से डिवाइड करता है, एंड ये काफी तेजी से डिवाइड करता है, एंड इसका रेड कलर होता है, इसका होता है रेड कलर, ये रेड कलर का होता है ग्वानोलेक्स। तो ग्वानोलेक्स क्या होता है? काफी तेजी से डिवाइड करता है, एंड काफी तेजी से डिवाइड करने की वजह से, काफी तेजी से डिवाइड करने की वजह से ये क्या करता है? रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली होता क्या है कि जो ओशन की वेव्स होती हैं, ओशन की वेव्स हैं ये, मान लीजिए, अब इस पे ग्वानोलेक्स काफी तेजी से डिवाइड कर रहा है, तो ग्वानोलेक्स ग्वानोलेक्स हो जाएंगे, एंड ग्वानोलेक्स रेड कलर के हैं, तो यहाँ पे वो क्या लगेगा कि ये जो वेव है ये कैसी है? रेड कलर की है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड बोलते हैं। कुछ कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूरल सिस्टम पे अटैक करे, न्यूरल सिस्टम पे, यानी कि जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पे अटैक करे, ऐसे टॉक्सिन को हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये फिश पे एक्ट करते हैं, एंड फिश की डेथ हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं नॉक्टिलिया का, नॉक्ट्यूलिया का, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ये नॉक्ट्यूलिया है। ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये है कि ये लाइटिंग शो करता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट, तो यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर रहा है, इसलिए हम इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। चलिए, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसकी? अब हम आगे बात करते हैं किसकी? यूग्लिनॉइड्स की। किसकी बात करेंगे हम? यूग्लिनॉइड्स की बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको यूग्लिनॉइड का ये एक पूरा डायग्राम दे रखा है। ये पूरा एक डायग्राम है यूग्लिनॉइड्स का। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर याद करनी है? नहीं, बस ये देख लो कि यूग्लिनॉइड ऐसा होता है, क्योंकि एनसीईआरटी कई बार डायग्राम के थ्रू पूछ लेती है। अब इनके हैबिटाट की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा, देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कहाँ पाया जाता है? मरीन वाटर में भी, प्लस फ्रेश वाटर में भी। इसके बाद हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं मरीन वाटर में। अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। तो ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन फ्रेश वाटर है, कौन मरीन है, कौन दोनों में पाया जाएगा। इनके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल की जगह इनके पास एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की कवरिंग होती है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं पेलिकल। क्या नाम देते हैं? पेलिकल। फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला दो होंगे, एपिकल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब एपिकल का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये यूग्लिनॉइड्स है, जैसे मान लो ये यूग्लिनॉइड है, तो यहाँ पे ये जो टिप होती है इसी को हम बोलते हैं, जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा क्या है? एपिकल पार्ट है। तो यहाँ पे दो फ्लैजिला होते हैं, बट ये अनइक्वल साइज के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। पिगमेंट लाइक हायर प्लांट जो एनसीईआरटी लिखती है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल ए बी भी होता है, जो मैंने आपको बताया था। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज पैरामाइलम की फॉर्म में होता है। स्टोरेज किसकी फॉर्म में होता है? पैरामाइलम की फॉर्म में होता है। एंड इससे पहले हमने जो डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, इसमें स्टोरेज किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। एंड क्राइसोफाइट्स में किसकी फॉर्म में होता है? क्राइसो लैमिनेरियन की फॉर्म में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं कंपेयर करा रहा हूं, ये चीजें तो आपको मस्ट याद रखनी है, और बाकी चीजें भी याद रखनी है। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूं कि ये किस तरीके से खाना खाते हैं, तो देखो, होते तो ये ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक क्यों होता है? पहली बात, जब लाइट प्रेजेंट होगी, जब लाइट प्रेजेंट होगी तो ये क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी को यूज करेंगे और ऑक्सीजेनिक
रहेंगे। ऑक्सीजेनिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट देंगे। बट जब लाइट अपसेंट रहेगी, जब इनके पास रोशनी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे, स्मॉल एनिमल्स को प्रिडेट करेंगे। जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो तो ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए इनका जो न्यूट्रिशन हम लिखते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक लिखते हैं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इस तरीके से है, तो इनमें जो डिवीजन होता है सेल का वो ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली सेल का डिवीजन होता है और दो नई सेल बन जाती हैं। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है। अब हम आगे आ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, आगे आके हम बात करते हैं स्लाइम माउल्ड की। ये मैंने आपको एक स्लाइम माउल्ड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, चलिए आगे स्लाइम माउल्ड की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इनके हैबिटाट पे। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये डिकेइंग ट्विंग पे पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो डेड हो गई है एंड डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, वहां पे ये डिके, वहां पे ये पाए जाएंगे। कौन पाए जाएंगे, वहां पे हमारे जो स्लाइम माउल्ड है वो पाए जाएंगे। इनकी जो मेन स्टेज होती है वो होती है प्लाज्मोडियम। मतलब कि जैसे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड अब होता क्या है कि इनकी जो मेन स्टेज है वो ऐसे होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। एंड ये जो स्टेज होती है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये इनकी मेन स्टेज होती है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम की, ये साइज में ग्रो करता है जब इसके पास फूड होता है, एंड ये एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से ये चीजों को डिकम्पोज कर पाता है। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अब जब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, तो अब आप सोचोगे अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है क्या। तो अनफेवरेबल कंडीशन जनरली हम तब मानते हैं जब फूड क्या हो, फूड खत्म हो जाए, फूड एंड हो जाए, तब हम उस कंडीशन को अनफेवरेबल कंडीशन मानते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं इनको एयर करंट के द्वारा यानी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एंड ये स्पोर काफी दिनों तक सरवाइव करते हैं या काफी सालों तक सरवाइव करते हैं जब तक इनको दूसरा फूड नहीं मिल जाता। दे हैव मैनी फीचर सिमिलर टू फंगस। इनके पास ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जो कि फंगस के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। कौन कौन से फीचर हैं वो, सबसे पहला एंजाइम रिलीज करना और एज अ डिकम्पोजर वर्क करना, ये इनमें है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो फंगस होते हैं वो भी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी एक उनके साथ सिमिलैरिटी हो गई। अब हम थोड़ा इनके साइकिल को समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाए थे, वो मेरे को लग रहा है खत्म हो गए। चलिए, ये मान लीजिए एक प्लाज्मोडियम की स्टेज है जो कि क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये कई सारे न्यूक्लियस है। ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम को एक लीफ मिली, ये जैसे कि आप एक लीफ देख चुके हो, ये लीफ कैसी है, ये डेड लीफ है। अब डेड लीफ है तो प्लाज्मोडियम इस पे आके अटैच हो जाएगा,
या इसके ऊपर आ जाएगा, बेसिकली इसके ऊपर आ जाएगा एंड कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करेगा? कुछ एंजाइम रिलीज करेगा जो कि इस लीफ को क्या करेंगी? डिग्रेड करेंगी, यानी खाना चालू करेंगी, या इसको ब्रेक डाउन करना चालू करेंगी। इस लीफ को ब्रेक डाउन करना चालू करेंगी उसके छोटे छोटे केमिकल कंपोनेंट्स में, एंड उस केमिकल कंपोनेंट्स को ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब इसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये भी क्या करेगा? साइज में ग्रो करेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो। एंड इसके लिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है, ग्रो इनटू सेवरल फीट। ठीक है, ग्रो इनटू सेवरल फीट। और इस तरीके से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब जब ये ग्रो कर जाता है तो ग्रो कब करता है? जब लीफ को ये धीरे धीरे खत्म कर देता है। लीफ को क्या करेगा? ये धीरे धीरे खत्म कर देगा। ये देख रहे हो, लीफ धीरे धीरे क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एंजाइम उनको ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पे पूरी लीफ खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, पूरी लीफ क्या हो गई? खत्म हो गई। पूरी लीफ क्या हो गई? पूरी लीफ खत्म हो गई। अब पूरी लीफ खत्म हो गई, पूरी लीफ खत्म हो गई तो अब हम क्या कहेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, और ये हमने इनकी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना दी। और यहाँ पे क्योंकि लीफ खत्म हो गई तो हमने क्या कहा कि इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फ्रूटिंग बॉडी डेवलप। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इन्होंने ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर ली। इन्होंने क्या करा? ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर ली। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है, यहाँ पे होती है मियोसिस। यहाँ पे क्या होती है? मियोसिस। और मियोसिस होने की वजह से यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस होने की वजह से यहाँ पे स्पोर का स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस। मियोसिस होने की वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एंड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी स्पोर डेवलप बाय मियोसिस, जो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है? अब होता क्या है कि ये जो स्पोर है ये हवा में छोड़ दिए जाते हैं। ये जो स्पोर होते हैं ये हवा में छोड़ दिए जाते हैं और ये एयर करंट के साथ मूव कर जाते हैं। एयर करंट के साथ मूव कर जाते हैं। और जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन आती है, सॉरी, और जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि जब फूड प्रेजेंट होता है, जब फूड प्रेजेंट होता है तो ये जो स्पोर होते हैं, ये जो ऐसे स्पोर हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मूव कर पाते हैं। एंड मोटाइल सेल में कन्वर्ट होने के बाद ये मान लो जैसे दो सेल हैं, ये मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद ये आपस में क्या कर लेते हैं? फ्यूजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्यूजन कर लेते हैं। और फ्यूजन करने के बाद क्या बनाते हैं? फ्यूजन करने के बाद बनाते हैं जाइगोट। फ्यूजन करने के बाद क्या बनाते हैं? फ्यूजन करने के बाद बनाते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो है आगे चल के दोबारा से किसको बनाएगा? प्लाज्मोडियम को बनाएगा। ठीक है। अब एनसीईआरटी इस स्पोर के लिए, ये मान लो अगर स्पोर है तो इसके लिए एक स्पेशल बात लिखती है क्या, कि ये जो स्पोर होते हैं इनके पास ट्रू सेल वॉल होती है। ये देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सेल वॉल बोलते हैं। तो याद रखना, स्लाइम माउल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पोर बनते हैं, सॉरी, स्लाइम माउल्ड में जो स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है। क्या होती है? ट्रू सेल वॉल होती है। चलिए अब हम आगे मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट प्रोटिस्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है? प्रोटोजोन्स। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटिस्ट आपको बना के दिखा रखे हैं। ठीक है। ये ट्रिप्नोसोमा है, जो कि क्या करता है? आपको स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है। ये गार्डिया है, ये आपको कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है आपको, लेकिन ये पूछेगा नहीं।
बता दे रहा हूँ मैं, डायरिया कॉज करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम में पूछेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स बोल रहा हूं मैं, प्रोटोजोन्स बोल रहा हूं मैं, प्रोटिस्टा के साथ कंफ्यूज करके मत ले जाना। प्रोटिस्टा पूरा किंगडम है, प्रोटिस्टा पूरा क्या है, प्रोटिस्टा पूरा किंगडम है। एंड प्रोटोजोन्स क्या है, उसमें एक ग्रुप है, तो कंफ्यूज मत कर लेना, नहीं तो ज्यादा बुद्धि लगा लो। तो फीचर सिमिलर टू एनिमलिया, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स के पास सेल वॉल नहीं होती, एंड ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। एंड एनिमल्स भी जो होते हैं उनके पास भी सेल वॉल नहीं होती और वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं, इनको 4 फर्दर कैटेगरी में वापस से डिवाइड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, या कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी, कि इनके पास लोकोमोशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे इनको फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। तो सबसे पहले होते हैं एमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोन्स। ये 4 आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम स्पोरोजोन्स की। किसकी बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। अगर मैं स्पोरोजोन्स की बात करूं, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, और ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक जैसे कि आपने एक डिजीज पढ़ी होगी, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया जो डिजीज है वो स्पोरोजोन्स में ही एक मेंबर होता है, प्लाज्मोडियम, वो कॉज करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती और ये पैरासिटिक होते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम कौन सी डिजीज कॉज करेगा, तो वो मलेरिया डिजीज कॉज करता है। इनमें जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो स्पोर होती है, वो स्पोर होती है। और अगर स्पेशली मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया के केस में उसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट्स स्पेशली मलेरिया के केस की बात कर रहा हूं। जनरली जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो स्पोर स्टेज होती है। जब प्लाज्मोडियम अपने स्पोर बनाएगा तो वो स्पोर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, आई होप इतना समझ आ गया हो। और चैप्टर खत्म होने वाला है, ओ सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, ये लेक्चर खत्म होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, अभी तक जैसे पूरा लेक्चर देखा और देख लीजिए थोड़ा सा, बस 5 मिनट। एमीबॉइड की बात करते हैं। एमीबॉइड में क्या होता है, ये आपको पता है कि अमीबा की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीबा में होता क्या है कि ऐसे सूडोपोडिया डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, नकली पांव। एंड यही इनकी मूवमेंट में भी मदद करते हैं और किसी प्रे को यानी किसी खाने को पकड़ने में भी मदद करते हैं। इनके हैबिटाट की बात करूं, हैबिटाट इनका होता है फ्रेश वाटर, साफ सुथरे पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। इनके पास सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट पाया जाता है, जो कि इनकी मूवमेंट में भी मदद करेगा और प्रे को यानी इनके खाने को पकड़ने में भी मदद करेगा। इनका जो फर्दर मूवमेंट में जो हेल्प होगी, इनकी फर्दर जो मूवमेंट में हेल्प होगी वो माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा होगी। होता क्या है कि ऐसे होती है, ये मान लो ये सेल है, तो ऐसे यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। एक्सेस वाटर एंटर इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इनके पास एक वैक्यूल होता है इस तरीके से, जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करने में मदद करता है। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले सारे पानी को अंदर खींच लेगा, जो भी एक्सेस वाटर होगा उसको अपने पास बुला लेगा, और बाद में इसका साइज छोटा और सारा पानी बाहर। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका साइज जो है वो चेंजेबल होता है, इसका साइज जो है वो चेंजेबल होता है। यहाँ पे पहले सारा पानी लेगा, साइज बड़ा हुआ, फिर सारे पानी को बाहर फेंक दिया, साइज छोटा हो गया। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलाइट का।
अब मैं आपसे एक ये सवाल पूछता हूं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइट का कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अगर पता है तो ट्राई जरूर करना है, फिर चाहे गूगल करके ही आंसर करो। फ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। फ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि खुले भी घूम सकते हैं और किसी एनिमल पे इंफेक्शन भी कर सकते हैं। अब जैसे इनका नाम है फ्लैजिलेट्स, तो इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। एंड इनका एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा, जो कि कॉज करता है क्या, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा आ जाता है सीलिएट्स। सीलिएट्स होता क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो ऐसे बहुत सारे हजार लाखों करोड़ ऐसे इन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं सीलिएट्स। तो इनके पास होता है सीलिया, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये क्या है, सीलिया है। सीलिया मूव, ये सीलिया मूव करेगा, जैसे मान लो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये एक तो इसकी मदद भी करेगा, इसकी मूवमेंट में भी मदद करेगा, इसकी मूवमेंट में भी मदद करेगा, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी मदद करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम की मूवमेंट में भी मदद करेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, यहाँ पे कोई मान लो फूड पार्टिकल है, तो ये जो सीलिया है ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ इस फूड पार्टिकल को ऊपर लेते हुए जाएंगे, ऊपर लेते हुए जाएंगे और इसके माउथ में छोड़ देंगे, और इसके माउथ में छोड़ देंगे। माउथ को हम बोलते हैं गलिट, माउथ को हम क्या बोलते हैं, गलिट, वहां पे इसको ड्रॉप कर देंगे एंड फिर ये इसके बॉडी में जाएगा, फिर वहां पे इसका डाइजेशन हो जाएगा, तो इनको खाना भी मिल जाएगा। सीलिया मूव एंड अलोंग विद इट वाटर एंड फूड ऑल्सो मूव एंड रीच एट गलेट। जैसे मैंने बताया कि सीलिया मूव करेगा, सीलिया मूव करेगा तो दो चीजें होंगी, ऑर्गेनिज्म मूव करेगा यानी कि पैरामीशियम मूव करेगा, साथ ही साथ जो फूड पार्टिकल है या जो वाटर है वो भी मूव करेगा और इनके गलेट में आएगा। अगर पैरामीशियम की बात करूं, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। और अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा न्यूक्लियस मदद करता है, तो आप माइक्रो न्यूक्लियस टिक करोगे, ठीक है। चलिए, पैरामीशियम शो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अब ये जो पैरामीशियम है, जैसे मान लीजिए ये पैरामीशियम है, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यानी कि इस तरीके से, यहां ऐसे इस तरीके से बाइनरी फिजन करता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम फंगस को स्टार्ट करेंगे एंड फंगस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो वो लेक्चर डिटेलिंग में होंगे एंड लंबे होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को एक थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।